बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। इस कहानी की इससे पहले आप 58 किस्तें सुन चुके हैं। अब 59वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। एक दिन जबकि मैं कराची का एक रोजा दौरा करने के बाद वापस आकर दोपहर के वक्त दफ्तर पहुंचा ही था, मेरी सेक्रेटरी ने इतला दी कि आफाक और सितारा मुझसे मिलने आए हैं। मैं समझ गया कि कोई खास ही बात हो सकती थी जो वो दोनों इकट्ठे मेरे दफ्तर आए थे। मैंने फौरन उन्हें बुला भेजा और जब वो मेरे कमरे में पहुंचे तो उठकर उनका मैंने इस्तकबाल किया। उन दोनों के आने का मकसद जो था, आफाक कुछ मुझसे शेयर करना चाहता था। आफाक ने पहली सिगरेट बुझाकर नई सिगरेट सुलगाकर कश लेने के बाद आगाज किया। शूटिंग में सीन कुछ इस किस्म का था कि चंद नकाब पोश सितारा को अगवा करने के इरादे से उसकी ख्वाबगाह में दाखिल होते, लेकिन सितारा की आंख खुल जाती है और तकिए के नीचे से खंजर निकालकर उन पर हमलावर होती है। खंजर वही मखसूस साख का था जो अमूमन शूटिंगों में इस्तेमाल होता है। उसकी नोक जब किसी भी चीज से टकराती है तो फौरन पूरा फल दस्ते में चला जाता है। शूटिंग में आम तौर पर होता यही है कि बज़ाहिर उस खंजर को किसी के जिस्म में घोंपा जाता है, लेकिन दर हकीकत फल दस्ते में चला जाता है और जिस शख्स पर वार किया जाता है उसके लिबास तले रंग से भरा हुआ गुब्बारा छुपा होता है, जिसे ऐन उसी वक्त फोड़ने का इंतजाम मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसका लिबास खून में तर हुआ नजर आता है। आफाक ने एक और तवील कश लेने के बाद सिलसिला कलाम जोड़ा। उस वक्त रिहर्सल चल रही थी और सीन में इस्तेमाल होने वाली मसनूई बंदूकें और वो खंजर एक तरफ मेज पर रखा था। रिहर्सल के दौरान हम जरा सस्ताने लगे। चाय का दौर चल रहा था। मैं इत्तेफाक से उसी मेज के करीब खड़ा चाय पी रहा था। चाय खत्म करके कप रखकर मैंने यूं ही गैर इरादी तौर पर खंजर उठाया और बातें करते करते बेध्यानी में एक उंगली से उसकी नोक पर दबाव डाला तो उसका फल दस्ते में जाने की बजाय मेरी उंगली में उतरते उतरते रह गया। उसने बायां हाथ उठाकर उंगली मुझे दिखाई जिस पर छोटा सा जख्म नजर आ रहा था। आफाक बात जारी रखते हुए बोला, मैंने घबराकर खंजर को मेज पर मार कर देखा। उसकी नोक तकरीबन आध इंच तक लकड़ी में धंस गई थी। वो खंजर बिल्कुल असली था। न जाने किस वक्त किसी ने नकली खंजर हटाकर उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही असली खंजर रख दिया था। सितारा ने भी मुझे खंजर चेक करते हुए देख लिया था। उस तसव्वुर से हम दोनों ही की हालत गैर हो गई कि अगर सितारा ने वो खंजर बेधड़क इस्तेमाल कर लिया होता तो क्या होता। सितारा से उसकी तरफ से बिल्कुल मुतमिन थी क्योंकि वो उससे पहले भी उस शूटिंग में उसे इस्तेमाल कर चुकी थी। खंजर आया कहाँ से था, मैंने पूछा। स्टूडियो के प्रॉपर्टी रूम से, आफाक ने जवाब दिया। मेरा एक असिस्टेंट ही लेकर आया था। प्रॉपर्टी इंचार्ज ने एहतियातन खंजर चेक करने की बाद उसे दिया था और असिस्टेंट ने तस्लीम किया है कि वो जब दूसरी चीजों के साथ वो खंजर लेकर आया था तो उसका फल अंदर धंस रहा था। उसने सारी चीजें शूटिंग से बहुत देर पहले ला कर सेट पर रख दी थी। उस दौरान वहां बहुत से लोग आए और गए, जैसा कि आम तौर पर सेटों पर होता है। कुछ को हमने देखा था और कुछ पर तवज्जो नहीं भी दी थी। उसकी बात सुनने के बाद मैंने कहा कि मेरा ख्याल है अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने संजीदगी से कहा, मुझे अब तक मसरूफियात ने सही तौर पर उस मसले की तरफ तवज्जो देने की मोहलत नहीं दी थी, लेकिन उन वाकयात के पीछे जिसका भी हाथ है वो मेरी खामोशी से मुझे कोई कमजोर आदमी समझने लगा होगा। अब उसका कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अपनी बात खत्म करते ही बिल आखिर मैंने अपने डायरेक्ट लाइन वाले टेलीफोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर मिलाया। सरदार अली शाह। राब्ता कायम होने पर मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं कुछ वाकयात तुम्हें मुख्तसर सुना रहा हूँ, गौर से सुनना। मैंने उसे गुज़िश्ता शूटिंग्स में सितारा के साथ पेश आने वाले तीनों वाकयात सुनाए जिनमें सितारा हलाकत और तबाही से बाल बाल बची थी। ये बातें तुमने ज़हन नशीन कर ली है ना? मैंने वाकयात सुनाने के बाद पूछा। यस सर। आप समझें कि आपने एक एक लफ्ज किसी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिया है। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया, स्टूडियो में मेरे दफ्तर के तकरीबन मुकाबल पहली मंजिल पर मलिक के नाम से मशहूर किसी शख्स का दफ्तर है। पूरा नाम मुझे मालूम नहीं, दफ्तर मलिक फिल्म्स के नाम से है। उस शख्स की शक्ल भी मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे शुबा है, बल्कि काफी हद तक यकीन है कि इन तमाम वाकयात के पीछे उसी शख्स का हाथ है। मैंने बददस्तूर धीमे लहजे में कहा, तुम्हें सिर्फ तस्दीक करनी है कि क्या वाकई यही शख्स उन तमाम साजिशों का जिम्मेदार है। कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा और किसी दूसरे नामालूम शख्स की हरकत उसके खाते में तो नहीं डाल रहा। फिलहाल सिर्फ इसी मकसद के लिए यह तहकीक जरूरी है। ठीक है सर, ये काम हो जाएगा। सरदार शाह ने इत्मीनान से जवाब दिया। किसी को एहसास न होने पाए कि किसी किस्म की छानबीन हो रही है। मैंने हदायत की, सर इस सिलसिले में तो आपको फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं। सरदार शाह ने गोया मुझे तसल्ली दी। मैं ज़हीन तरीन आदमियों को इस काम पर लगाऊंगा। मुझे जल्द अज जल्द रिपोर्ट चाहिए, इससे पहले कि कोई और कोशिश कर गुजरे। मैंने कहा, ताखीर नहीं होगी सर। सरदार शाह वसूख से बोला, जब इंसान के पास खर्च करने के लिए रुपया इस्तेमाल करने के लिए आला जहन के कारकुन
और बवक्ते जरूरत सख्ती करने के लिए ताकत भी मौजूद हो तो फिर कौन सा काम रुक सकता है? कौन सी मालूमात हैं जो हम हासिल नहीं कर सकते? इससे पहले भी हमें जिस किस्म की मालूमात की जरूरत पड़ी है हमने वो हासिल कर ही ली है सर। उसके लहजे में दाद की तलब थी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। इसीलिए तो मैं इस किस्म के मामलात में तुम पर ज्यादा इन्हिसार करता हूँ और ऐसी मुहिम्मात का इंचार्ज तुम्हें ही बनाता हूँ। मैंने गोया उसे हल्की सी शाबाशी दी। इस मामले में ज्यादा होशियार रहने की जरूरत इसलिए है कि शायद ये शख्स कुछ ज्यादा खतरनाक हो। जिस अंदाज से उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उससे जाहिर होता है कि वो चालाक भी है और काफी हद तक बेखौफ भी। हमारा कोई आदमी उसकी नजर में नहीं आना चाहिए। ऐसा ही होगा सर। सरदार शाह सादतमंदी से बोला, कितने दिन में मुझे रिपोर्ट मिलेगी? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है 4 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा सर। सरदार शाह ने एक लम्हे के लिए सोचने के बाद कहा, अगर मजीद मोहलत की जरूरत पड़ी तो मैं आपको मुतल्ला कर दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। मैंने रिसीवर रख दिया और एक बार फिर फाइलें अपने सामने खिसका ली। उससे अगले रोज मुझे कराची जाना पड़ा। एक दिन बाद वापस आया तो बाहर के 2 खरीदार पार्टियों से तवील मुलाकातें रहीं। चौथे दिन शाम को जबकि मैं दफ्तर से उठकर कालीन के एक्सपोर्टरों की एक मीटिंग में जाने का इरादा कर रहा था, फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ सरदार शाह था। मुकम्मल रिपोर्ट हाजिर है सर। वो हमवार लहजे में बोला, उस फिल्मसाज का नाम असलिम मलिक है। सितारा को हलाक करने की 2 मरतबा और उसे कत्ल के इल्जाम में फंसाने की 1 मरतबा जो कोशिश की गई थी उसके पीछे उसी का हाथ था। दीनू के घोड़े को खतरनाक दवा का इंजेक्शन लगवाने के लिए सलीम नामी एक बदमाश की खिदमत हासिल की गई थी। उस काम का उसे 1000 रुपया अदा किया गया था। जिस वक्त दीनू का घोड़ा उसके घर के करीब वाक़े सब्ज़जार में चल रहा था उस वक्त घोड़े को इंजेक्शन लगाया गया था। एक और बदमाश सड़क के करीब खड़ा था कि अगर कोई आता दिखाई दे तो वो सलीम को खबरदार कर दे। इंजेक्शन एक शख्स अब्दुल खालिक से हासिल किया गया था जो हैवानात का डॉक्टर है और अपनी गली में डंगर डॉक्टर के नाम से मशहूर है। वो एक जरूरतमंद सा आदमी है। उसकी आमदनी बेहद कलील है। वो एक लम्हे के लिए सांस लेने को रुका। उसके अंदाज से यही जाहिर हो रहा था जैसे वो लिखी हुई रिपोर्ट पर रहा है, लेकिन मुझे मालूम था कि वो जुबानी ही उस तरह बोल रहा था। इस किस्म की चीजें हम कभी तहरीरी शक्ल में लाने की जहमत ही नहीं करते थे। कदरे तवक्कुफ के बाद वो बोला, और वो जो शूटिंग के दौरान भारी लाइट्स और आहनी पट्टी गिरने का वाक़या पेश आया था उसके पीछे भी असलिम मलिक का हाथ था। उसके लिए एक लाइट मैन को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो लाइट मैन उनमें से नहीं था जो आपकी शूटिंग के वक्त काम कर रहे थे। उस लाइट मैन को खासा मुआवजा दिया गया था, 10,000 रुपए, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा था। नकली खंजर की जगह असली खंजर रखने के मामले में एक बढ़ई को इस्तेमाल किया गया जो सेट पर लकड़ी की चीजें तैयार करने आया था। वो खंजर अपने औजारों के थैले में रख कर लाया था। उसका स्टूडियो से कोई ताल्लुक नहीं था। सेट डिजाइनर ने अचानक ही जरूरत पड़ जाने पर उसकी खिदमत हासिल की थी और मलक के किसी आदमी ने पैसों ही का लालच देकर उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया। वो खामोश हो गया। बहुत खूब, मैंने आहिस्तगी से कहा। रिपोर्ट बहुत तसल्ली बख्श है और ये मालूमात बहुत कम वक्त में हासिल की गई हैं। मैं अपने आदमियों की कारकर्दगी से खुश हुआ हूँ। शुक्रिया सर। सरदार शाह मसरूर लहजे में बोला, ज्यादा दिक्कत तो पेश नहीं आई इस काम में? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। आप ही ने तो हमें ट्रेनिंग दी है सर कि मकसद के हसूल में अगर दुश्वारी पेश आए भी तो उसे दुश्वारी नहीं समझना चाहिए। दर हकीकत वो सलाहियतों का इम्तिहान होता है। सरदार शाह बोला, इस काम में तो वैसे भी कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई, बस रुपया खर्च हुआ और एक जगह हमारे आदमी को खुफिया पुलिस के ओहदेदार का रूप धारना पड़ा, लेकिन वो भी मेकअप में था। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोला, इस सिलसिले में आगे क्या करना है सर? मैं 2-1 दिन में बताऊंगा, मैंने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। दूसरे दिन आफाक ने दोपहर के करीब फोन करके मुझे याद दिलाया, सर आज आपको प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सालाना डिनर में आना है। मुझे कैथरीन ने याद दिलाया है और मेरा आने का इरादा बरकरार है, मैंने जवाब दिया। मैंने सोचा एहतियातन मैं भी आपको याद दिला दूं। वो बोला। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके सिलसिला मुनक़ता कर दिया। शाम को मैं मुकर्रर वक्त से खासी ताखीर के साथ इंटरकान पहुंचा तो हाल में खासी रौनक नजर आ रही थी। मैं समझा था कि कोई खुश्क सी तकरीब होगी, मगर शुरका में सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही नहीं थे। कई मारूफ हीरोइनें और कुछ नामालूम लेकिन हीरोइनों ही की तरह चमकती धमकती खवातीन भी मौजूद थीं। बाज मोटे बेहंगम और बदवजा सेठों के साथ साथ हुस्न तनासिब और दिलकशी नजाकत का खूबसूरत तवाज़न नजर आ रहा था। आफाक ने कई प्रोड्यूसरों, हीरोइनों और दीगर लोगों से मेरा तारुफ करवाया और मुझे यूं लगा जैसे वो सब खासे इश्तियाक के साथ मुझसे मिलने के मुंतज़िर थे। सितारा भी मौजूद थी। लोगों से मिलने मिलाने और रस्मी बातों के तबादले के बाद मैं और सितारा एक तरफ जा बैठे। तकरीरें वगैरह शुरू हो चुकी थी। पहले मेहमान खुसूसी को, जो वजारत सकाफत के एक आला अफसर थे, सिपासनामा पेश किया गया जिसमें बरसों पुराने मुतालबात दोहराए गए थे कि फिल्मी सनत के लिए क्या किया जाए और क्या ना किया जाए।
मुझे मालूम था कि मेहमान खुसूसी उसके जवाब में बड़ी हौसला अफजा तकरीर करेंगे, थोड़ी सी तनकीद करेंगे, कुछ हौसला बढ़ाएंगे, कुछ वादे करेंगे जिन्हें वो कल दफ्तर जाते ही भूल जाएंगे। हत्ता कि एसोसिएशन के अगले सालाना डिनर का दिन आ जाएगा जिसमें कोई और मेहमान खुसूसी आएगा, जिसमें एक बार फिर उसी किस्म की कई तकरीरें और जवाबी तकरीरें होंगी और फिर नाला वहीं बहता रहेगा। सुपासनामे के बाद एसोसिएशन के ओहदेदारों ने तकरीरें शुरू कर दी। हम यूं करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ इसी किस्म की बातें हो रही थी। मैं नीम बेजारी से कभी तकरीरें सुनने लगता था और कभी उनकी तरफ से ध्यान हटाकर अपने बाज मामलात के बारे में गौर करने लगता था। इक्का दुक्का मेहमान अब भी आ रहे थे और जहां जगह मिल रही थी बैठे जा रहे थे। इसी दौरान गहरे रंग के ढीले ढाले से सूट में खासा दराज का दौर भारी भरकम आदमी हाल में दाखिल हुआ। सितारा ने मुझे कोहनी मारकर उसकी तरफ मुतवज्जा किया, लेकिन उस वक्त तक वो अगली कतार में नजर आने वाली एक खाली कुर्सी का रुख कर चुका था, इसलिए मैं उसकी सूरत न देख सका। मैंने सवालिया नजरों से सितारा की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए सरगोशी में बोली, मैंने अपनी जिंदगी की कहानियां तुम्हें सुनाते हुए ये भी बताया था कि जब मेरी पहली फिल्म रिलीज और कामयाब हुई थी तो एक खासे बड़े फिल्मसाज ने मुझे पेशकश की थी कि अगर मैं उससे उनकी मर्जी के मुताबिक रस्म राह रखूंगी तो वो मुझे बहुत अच्छी कोठी और कार खरीद कर देगा और एक माकूल रकम वहाना भी दिया करेगा। हाँ, मुझे याद पड़ता है कि तुमने ऐसी कोई बात की थी। मैंने सरगोशी में कहा, तुमने गालबन उसे बड़े सख्त अंदाज में नफी में जवाब दे दिया था। हाँ, लेकिन कम अज कम बज़ाहिर तो उसने बुरा नहीं मनाया था, क्योंकि हमारी दुनिया में इस किस्म के इकरार और इनकार चलते ही रहते हैं। सितारा सरगोशी में बोली, ये जो अभी स्याह सूट में एक शख्स अंदर आया था ये वही फिल्म साज था। ओह, मैंने आहिस्तगी से कहा और गैर महसूस तौर पर उस शख्स की शक्ल सूरत देखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। उसका रुख स्टेज की तरफ था और हम उससे कई कितारें पीछे थे। आजकल कैसे मरासम है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रस्मी से, जैसे हर एक से होते हैं। सितारा ने जवाब दिया, कभी सामना हो जाता है तो हंसकर मिलता है। हालांकि मैं उसकी 2 फिल्मों से इनकार भी कर चुकी हूँ। उसने बहुत जोर दिया था, कहता था ये दोनों फिल्में लिखवाई ही आपके लिए हैं, फिल्मों से क्यों इनकार किया था? उस वक्त तो तुम्हें फिल्मों की जरूरत रही होगी। मैंने कहा, पहले तो ये शख्स मुझे सिर्फ नापसंद था क्योंकि इसके मिजाज में बड़ी फिरौनियत थी, जैसे वो दुनिया की हर चीज को खरीद लेने या तस्कीर कर लेने की ताकत रखता है। सितारा पहलू बदलते हुए बोली, लेकिन फिर मुझे उससे कुछ कुछ खौफ भी महसूस होने लगा था। हालांकि मैं जिंदगी के किसी भी मामले में आसानी से डरने वाली औरत नहीं हूँ। ये शख्स मुझे उन लोगों में से महसूस होता है जिनसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नाता रखने को दिल नहीं मानता। दिलचस्प शख्सियत मालूम होती है। डिनर के दौरान उससे मेरा तारुफ करवाना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा खुदा करके तकरीरें और जवाबी तकरीरें खत्म हुई और डिनर के लिए मेहमान दूसरे हाल की तरफ चल दिए। डिनर के दौरान औरतों और मर्दों की टोलियां प्लेटें संभालने इधर उधर निकल खड़ी हुई। खुशगपियां हो रही थी। कभी कभी किसी तरफ से कोई मुतरन्नम कहका सुनाई दे जाता। आफाक अपनी बरादरी में खासा मकबूल आदमी मालूम होता था। जिधर जाता लोग उसे घेर लेते। मैं और सितारा अपनी काबे संभाले एक तरफ खड़े थे। बहुत से लोग बार बार को नकियों से हमारी तरफ देख रहे थे। इसी दौरान सितारा इधर उधर देखे बगैर बोली, मुड़कर मत देखना, वो शख्सियत हमारी तरफ ही आ रही है जिससे तारुफ करवाने की तुमने फरमाइश की थी। ओह, मैंने सिर्फ इतना कहा और बज़ाहिर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा रहा। दूसरे हिलम में मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारे दाएं तरफ आन खड़ा हुआ था। मैंने और सितारा ने बैक वक्त चौंकने की अदाकारी की और गर्दन घुमा कर देखा। स्याह सूट में एक लहीम शहीम सुर्ख सफेद अधेड़ उम्र शख्स एक हाथ में प्लेट उठाए हमारे करीब खड़ा था। अरे मलिक साहब, आप क्या हाल चाल हैं? कैसे मिजाज हैं? सितारा ने मसनूई जोशो खरोश से कहा। अपने हाल चाल तो हमेशा ठीक ही होते हैं सितारा बेगम। वो शख्स भारी और गुजदारी आवाज में बोला, आप अपनी सुनाए। मैं हाल की मध्यम रोशनी में एक टुक उस शख्स की तरफ देख रहा था। मेरा जहन सनसना रहा था और मैं दम बखुद सा खड़ा सोच रहा था कि मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही हैं। मैं अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन दूसरे इलम में सितारा ने गोया तस्दीक कर दी थी कि मैं जो कुछ समझ रहा था वो गलत नहीं था। सितारा कह रही थी, इनसे मिलो अफी, ये मलिक असलम साहब हैं। बहुत बड़े फिल्मसाज, बुनियादी तौर पर जमींदार हैं, मगर काफी अरसे से फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ा वक्त दे रहे हैं। बहुत सी कामयाब फिल्में बनाई हैं इन्होंने। सितारा ने 2-3 फिल्मों के नाम भी लिए, लेकिन मैंने नहीं सुने। फिर सितारा ने उससे मेरा तारुफ करवाया और मलिक साहब, ये है मोहम्मद अफसल चौधरी, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कुछ अरसा से थोड़ा बहुत इनका भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक इस्तवार हो गया है। अरे साहब, ये चाहे हमें ना जानते हो, लेकिन हम तो गायबाना तौर पर इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बड़े चर्चे हैं इनके फिल्म इंडस्ट्री में। हर हीरोइन दिल ही दिल में इनसे मिलने की आरजू लिए फिर रही है। बड़ी धूमधाम से आए हैं ये इंडस्ट्री में। वह अपने लहजे को खुशगवार रखने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उस लहजे में छुपे हुए हसद और तंज को महसूस किए बगैर न रह सका। उसने चमचा प्लेट में रखकर मुसाफे के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थामा तो उसने गोया अपनी ताकत का एहसास
दिलाने की कोशिश की। उसका हाथ भी उसके तनोतोष की मुनासबत से खासा लंबा चौड़ा और आहनी सा था। मैंने भी नहायत आहिस्तगी से उसे एहसास दिला दिया कि वो किसी कमजोर आदमी से मुसाफा नहीं कर रहा। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले आमने सामने खड़े थे। वो कदम मुझसे जरा निकलता हुआ ही था। मैंने धीमे लहजे में कहा, इस खूबसूरत इत्तला का बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि हर हीरोइन मुझसे मिलने का अरमान दिल में लिए फिर रही है। अगर ये इत्तला मुझे कुछ पहले मिल जाती तो मैं खुद जाकर उन मुअज्जज खवातीन से मिल लेता। उसने एक गूंजदार सा कहका लगाकर मेरी बात काट दी और बदस्तूर जहरीले लहजे में बोला, लेकिन अब तो आपको वाकई उसकी जरूरत नहीं रही। इंडस्ट्री की हसीन तरीन औरत आप पर मेहरबान है। उसने आंखों ही आंखों से सितारा की तरफ इशारा किया। जिन पर इनकी नजरें अनायत हो उनकी नजर किसी और तरफ उठ ही नहीं सकती। मैंने उसके नजरिए की तरतीब की, तकल्फन भी जरूरत महसूस नहीं की थी और बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेशक, लेकिन आपको ये सुनकर शायद हैरत हो कि सितारा से मेरा तारुफ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ। इत्तेफाक से हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और जहां तक मेरे फिल्म इंडस्ट्री में आने का ताल्लुक है तो दर हकीकत ये है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया नहीं हूं। मेरे पास अब बजाते खुद तो किसी नए बिजनेस पर अमली तवज्जो देने के लिए वक्त ही नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में तो मैंने सिर्फ अपना एक नुमाइंदा छोड़ा है, लेकिन बहरहाल खुशी की बात यह है कि इस बहाने आप जैसे लोगों से मुलाकात होने लगी है। वो एक बार फिर जोर से हंसा। इस दौरान उसे गालबन कोई शनासा औरत नजर आ गई जो दूर खड़ी मुंतजिर नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। वो हमसे मुआज़त करके उसकी तरफ बढ़ गया और सितारा ने गोया सुकून की सांस ली। मैं कई लम्हे तक मलिक असलम ही की तरफ देखता रहा ताकि वो औरत समेत मेहमानों के हजूम में मेरी नजर से ओझल हो गया। क्या हुआ? मलिक साहब ने तुम पर कोई जादू कर दिया है? एक टुक उसी तरफ देखे जा रहे हो जिधर वो गए हैं, मिलाकर सितारा बोली। मैं जब बोला तो अपनी आवाज मुझे खुश्क झाड़ियों में सांप की सरसराहट से मुशाहबा महसूस हुई। सितारा, तुम्हें मालूम है ये मलिक असलम ही वो शख्स है जिसने उस घोड़े को इंजेक्शन लगवाया था जिस पर सवार होकर तुम मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। इसी ने इस बात का एहतमाम करवाया था कि शूटिंग के दौरान तुम पर भारी लाइट्स और पट्टी गिर पड़े और इसी ने मसनूई खंजर की जगह असली खंजर रखकर तुम्हें कत्ल के इल्जाम में फंसवाने का बंदोबस्त किया था। इन सब साजिशों के पीछे इसी शख्स का हाथ काम कर रहा है। नहीं, सितारा के हाथ से प्लेट गिरते गिरते बची। उसकी आंखें फैल गईं। लेकिन ये तो मुझसे हमेशा बड़ी खुशखल्की से मिलता रहा है। तुम्हारा ख्याल है कि सब लोगों के दिलों में जो कुछ होता है वो उनके चेहरों से आया होता है? मैंने इस्तज़ाहिया से लहजे में कहा। लेकिन फिर भी मेरा मतलब है, भला इसे इतने लंबे चक्रों में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वो बददस्तूर हैरत ज़दा थी और मुझे उसकी हैरत पर हैरत हो रही थी। तुमने उसकी पेशकश ठुकराई थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तुमने उसे ही ठुकराया था। तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारा जानी दुश्मन बनने के लिए यह वजह काफी नहीं थी। मैंने प्लेट करीबी मेज पर रखकर नैपकिन से हाथ पूंछते हुए कहा। मैंने कहा ना कि हमारी दुनिया में इस किस्म के इनकार और इकरार तो चलते ही रहते हैं। एक औरत सौदेबाजी पर तैयार नहीं होती तो दौलतमंद लोग तू नहीं और सही गुनगुनाते हुए दूसरी की तरफ चल देते हैं। और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं कि दौलतमंदों को एक से एक बढ़कर हसीन औरत मिल भी जाती है। सितारा धीमे लहजे में बोली, मेरा यह तस्लीम करने को दिल नहीं चाह रहा कि इतनी सी बात के लिए कोई इतनी लंबी साजिशों और चक्रों में पड़ सकता है। इसमें रिस्क भी तो अच्छा खासा था। अब मैं एक खासी नामवर हीरोइन हूँ। अगर मैं हादसाती तौर पर मर जाती तो तफ्तीश अच्छी खासी बारीक बीनी से होती और ऐन मुमकिन था कि पुलिस कोई सुराग पाकर बिलाकर उस तक जा पहुंचती। मैंने कदरे तुरहमा मेज से अंदाज में सितारा की तरफ देखा और मुलायमत से कहा, तुम तो बहुत चालाक और होशियार हो, लेकिन कभी कभी बच्चों की तरह मासूम लगती हो। तुम शायद इन मामलात को नहीं समझ सकती। उसने कुछ सोचकर कोई बंदोबस्त करके ही हर कदम उठाया होगा। दूसरे, तुम बेशक हर कबील के मर्दों की नफ्सियात के बारे में बहुत कुछ जानती होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम मलिक असलम को भी समझने का दावा कर सको। शायद वो अपनी बात के जवाब में इनकार सुनने का आदी ही ना हो। शायद इनकार सुनना उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला हो। वो एक बड़ा जमींदार है और ऐसे लोगों का मसला यही है कि अगर उनकी फितरत में भलाई और नेक तबी का पलड़ा भारी हो जाए तो ये अपने हल्का असर और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए फरिश्ता रहमत और उनकी जात दूसरों के लिए पनाह गाह बन जाती है। लेकिन अगर उनकी फितरत में मनफी खामियों का पलड़ा भारी हो जाए तो फिर ये कहर व तशद्दुद और साजिशियत के ऐसे पैकर में ढल जाते हैं कि उनके करतूत देखकर इंसान यकीन नहीं कर पाता कि इसी दुनिया के लोग हैं। तुम जिन बातों पर हैरान हो रही हो वो तो बिल्कुल मामूली सी बातें हैं। उसके नोश्ता अमाल में तो जाने क्या कुछ दर्ज होगा। मैं रात गए घर पहुंचा तो तन्हाई की बेकरार झील मेरी मुंतजिर थी। मैं उसी तन्हाई की तलब में खराया था। मुझे कुछ पुराने वाकयात याद आ रहे थे। मैंने धीमी आवाज में कहा था, अब्बा जी,
अगर मैं बड़ा और अमीर आदमी बन गया और शहर में मेरा बंगला हुआ तो क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? अब्बा जी ने सर खुजाते हुए कहा था, नहीं पुत्र, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा देहाती किस्म का आदमी हूँ। मैं भला बंगले में रहता कहाँ अच्छा लगूंगा। मैं तो यहीं गाँव में रहा करूंगा, बस महीने 2 महीने बाद मिलने आ जाया करूंगा। तुम बस इतनी मेहरबानी करना कि अपने दोस्तों को ये बताना मत शुरू कर देना कि ये बुढ़ा हमारा नौकर है, जैसा कि कई दौलतमंद और पढ़े लिखे बेटे अपने देहाती और अनपढ़ वालिदैन के बारे में कहने लगते हैं। तो मुझे अपने अब्बा जी कहा करना, अकेले में भी और सबके सामने भी, ताकि मैं उस खुशी को जी भर के महसूस कर सकूं कि मैं एक लायक, मशहूर और दौलतमंद बेटे का बाप हूं। उस वक्त मेरा जी चाहा था कि उठकर उनके सीने से चिमट जाऊं और किसी नन्हे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगूं, लेकिन अजीब सी झिझक माने रही थी। शायद वही आंसू आज बरसों बाद बह रहे थे। आज मैं उस तवील व अरीज बंगले के उस बालाई कमरे में तन्हा बैठा था और गैर इरादी तौर पर रो रहा था। यहाँ मेरी कोई मेम किस्म की बीवी या गोल मटोल बच्चे नहीं थे जो दौड़कर दादा की टांगों से चिमट जाते, लेकिन खुद अब्बा जी भी तो इस दुनिया में नहीं थे जो गन्नों का गट्ठर लेकर उस बंगले में आते। एक हवेली के तवीलो अरीज सहन में चारपाई पर रखी हुई उनकी लाश मेरी आंखों में उभर आई। कलहाड़ियों से उनके दस्ते बाजू तकरीबन पूरे कट चुके थे और फिर बंदूक की गोलियों से उनकी आधी खोपड़ी उड़ गई थी। मेरे ख्याल में वो लोग उनके कातिल नहीं थे जिन्होंने उन्हें हलाक किया था। उनका असल कातिल वो जमींदार था जिसने उन्हें अपना मजारा होने की वजह से एक जरखरीद गुलाम और कुर्बानी का एक बेवकत बकरा समझकर अपने दुश्मनों के गैज़ो गज़ब का निशाना बनने के लिए भेज दिया था। एक मेरे अब्बा ही नहीं, उन जैसे न जाने कितने सादा मासूम और बिन मोल बिके हुए इंसान उन बड़े जमींदारों की आपस की लड़ाइयों में गाजर मूली की तरह कट जाते थे और उन्हें एहसास तक नहीं होता था कि एक इंसान के मरने से कितने इंसानों पर क्या क्या क़यामतें टूट पड़ती हैं और जाने कितनी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। और आज अपने बाप के कातिल से मेरी मुलाकात हो गई थी। आज मैं जिस मलिक असलम से मिलकर आया था ये वही तो था जिसने मुझसे मेरी अजीज तरीन हस्ती छीन ली थी और उसकी नज़र में उस हस्ती की अहमियत दरख्त से टूट जाने वाली शाख जितनी भी नहीं थी। ये वही मलिक असलम था जिसकी हवेली की बुलंदोबाला दीवार तले खड़े होकर 17-18 बरस के एक मफलूकुल हाल बेबस और नादार लड़के ने कसम खाई थी, मलिक अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं एक रोज जरूर तेरे लिए फरिश्ता अजल बनकर वापस आऊंगा। यह भी अच्छा ही हुआ था कि मुझे उसके असल घर की 4 दीवारी तक नहीं जाना पड़ा था। वो खुद ही उस जिंदगी की तमाशा गाह में मुझसे आ टकराया था। मैंने सितारा को तो सिर्फ ये बताया था कि उस शख्स ने उसे मरवाने और मुझे कारोबारी और जज्बाती नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी। मैंने उसे कतन नहीं बताया था कि उस शख्स के जिम्मा मेरा कितना पुराना और कैसा नाकाबिले मुआफी कर्ज निकल आया था।